नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 मार्च को मना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट रखी गई थीम। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे गिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच तनाव, त्रिभाषा सूत्र बना मुद्दा। नई शिक्षा नीति में नहीं है हिंदी का जिक्र। और आईआरसीटीसी को मिलेगा नवरत्न का दर्जा। देश में 26 हुई नवरत्न कंपनीज, तमाम सहूलियतें देता है नवरत्न कंपनीज का दर्जा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड लाइफ डे यानी WWD हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन वन्य जीव, फिर चाहे वे एनिमल हों या फिर प्लांट्स, इनका पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में जो योगदान है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिन की थीम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट रखी गई है। इस दिन को 3 मार्च को मनाने के पीछे का मकसद साइट्स की स्थापना। दरअसल साइट्स यानी कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा पर 3 मार्च 1973 को हस्ताक्षर किए गए थे। साइट समझौता लागू 1 जुलाई 1975 को हुआ था। साइट्स में 184 देश पक्षकार हैं। भारत साल 1976 से साइट्स में शामिल है। साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह सुनिश्चित करना है कि इसके स्पीशीज के सर्वाइवल का खतरा न उत्पन्न हो। साइट्स एक लीगली बाइंडिंग समझौता है। यह देशों के राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता, हालांकि यह देशों को ऐसा फ्रेमवर्क मुहैया कराता है जिससे देश राष्ट्रीय कानूनों के जरिए साइट्स के प्रावधानों को लागू कर सकें। 3 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की गिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित लॉयन सफारी का दौरा किया। एशियाटिक लॉयन के लिए गुजरात का गिरी नेशनल पार्क इकलौता प्राकृतिक आवास है। साथ ही अफ्रीका के अलावा ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पर शेर जंगल में पाए जाते हैं। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर प्रोजेक्ट लॉयन भी लॉन्च किया था। 2900 करोड़ रुपए वाले इस प्रोजेक्ट लॉयन का मकसद एशियाटिक लॉयन को संरक्षित करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के जूनागढ़ में नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ तैयार किया गया है। एशियाटिक लॉयन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में साइट्स की अपेंडिक्स 1 के तहत संरक्षित किया गया है। वहीं IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। साल 2019 में यूपीएससी में पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। लंबे वक्त से केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच NEP यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर विवाद जारी है। अब इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। उनके बयान के मुताबिक नई शिक्षा नीति राज्यों पर हिंदी को आरोपित नहीं करेगी। NEP 2020 भारत की विभिन्न भाषाओं पर केंद्रित है, चाहे वह हिंदी हो, तमिल हो, उड़िया हो या फिर पंजाबी। इसमें सभी भाषाओं का समान महत्व है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के विरोध को पूरी तरीके से राजनीतिक बताया। देखिए, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। उन्होंने कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तमिलनाडु के फंड्स को रोक दिया है, क्योंकि तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से इनकार कर दिया है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के केंद्र में थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। तमिलनाडु का मानना है कि इसके जरिए उनके राज्य पर हिंदी आरोपित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि इसके जरिए युवाओं को हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर हासिल होंगे। देखिए, देश में शिक्षा में भाषा नीति को लेकर डिबेट स्वतंत्रता के वक्त से जारी है। वजह है देश में भाषाई विविधता। देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर राज्य की भाषा की अपनी सांस्कृतिक महत्ता है। इसलिए देश की एक भाषा हो, इस पर सहमति बन पाना मुश्किल हो जाता है।
इस डिबेट को स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले एनालाइज किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने कमीशन ने। राधाकृष्णन कमीशन ने हिंदी हिंदुस्तानी को भारत की संघीय भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का समर्थन किया, जिसका इस्तेमाल सभी संघीय गतिविधियों जैसे प्रशासनिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक के लिए किया जाएगा। इसी आयोग के प्रस्ताव के आधार पर त्रिभाषा सूत्र की नींव रखी गई थी। कमीशन के मुताबिक हर व्यक्ति को अपनी क्षेत्रीय भाषा के अलावा संघीय भाषा से परिचित होना चाहिए और अंग्रेजी में किताबें पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग द्वारा स्वीकार किया गया और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे शामिल किया गया। फॉर्मूले में कहा गया कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषी राज्य हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भाषा यानी आमतौर पर दक्षिण भारतीय भाषा, वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भाषा सिखाएं। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि त्रिभाषा सूत्र पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही लाया गया था। इसके बाद दो और नीतियां आईं, 1986 की शिक्षा नीति और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इन दोनों नीतियों में हिंदी को लेकर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जैसे कि एनईपी 2020 में हिंदी भाषा का मेंशन नहीं है। एनईपी 2020 के मुताबिक बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद की होंगी, बशर्ते कि 3 भाषाओं में से एक कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं हों। लेकिन तमिलनाडु ने 1968 से ही 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही अपनाया। तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। संवैधानिक तौर पर शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो पूरी तरह से ये राज्यों के ऊपर है कि वे शिक्षा के लिए किस तरह की नीतियां बनाते हैं और लागू करते हैं। तमिलनाडु सरकार एनईपी न लागू करने में इसी प्रावधान का तर्क देती है, लेकिन समस्या की वजह है कि समग्र शिक्षा फंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के साथ लिंक कर दिया गया है। अब इस पूरे विवाद में क्या समाधान निकलता है, यही देश के संघवाद के चरित्र को दिखाएगा। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 97वें एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हुई है। एकेडमी अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है, कई कैटेगरीज में दिए जाने वाले इन अवार्ड्स को पाने की चाहत हर सिने आर्टिस्ट को होती है। साल 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है अनोरा को। अनोरा एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस बार सबसे ज्यादा अवार्ड अनोरा फिल्म के ही खाते में गए हैं। वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को जाता है। उन्हें यह अवार्ड द ब्रूटिस्ट में लीड एक्टर के रोल के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया है माइकी मेडिसन को। उन्हें बेस्ट फिल्म अनोरा में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सीन ब्रेकर को अनोरा मूवी के डायरेक्शन के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में आई एम स्टिल हियर को अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए फ्लो मूवी को अवार्ड दिया गया है। केंद्र सरकार ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने की मंजूरी दी है। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन रेल मंत्रालय के तहत एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इसका सालाना टर्नओवर 4,270.18 करोड़ रुपए है। वहीं आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 26,644 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाली एक कंपनी है। ये भी रेल मंत्रालय के तहत ही एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इस तरह भारत में अब कुल नवरत्न कंपनीज की संख्या 26 हो गई है। आईआरसीटीसी को 25वीं नवरत्न कंपनी और आईआरएफसी को 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा देने की घोषणा की गई है।
किसी CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। मसलन CPSE को मिनी रत्न 1 शेड्यूल A का दर्जा हासिल हो, साथ ही बीते 5 साल में 3 बार MOU रेटिंग एक्सीलेंट या वेरी गुड रही हो। इसके अलावा 6 पैरामीटर्स में कंपोजिट स्कोर 60 या उससे ऊपर का रहा हो। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को ज्यादा स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता और शक्तियां हासिल होती हैं। नवरत्न कंपनीज को केंद्र सरकार से परमिशन लिए बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की ऑटोनॉमी भी हासिल है। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से मतलब एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज से है जिसमें सामाजिक विषमताएं कम से कम हो, समाज में फैली तमाम भेदभाव वाली नीतियों को मिटाते हुए एक समानता वाले समाज की अवधारणा के मूल में सामाजिक न्याय ही काम करता है। सामाजिक न्याय वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए एक टूल की तरह काम करता है। इससे वंचित वर्ग के लिए समानता मूलक समाज तैयार करने के लिए काम किया जाता है। आइए नजर डालते हैं आज के रैपिड न्यूज पर। गिलोय पर रिसर्च से पिछले दशक में 376.5% की वृद्धि हुई है, खासकर कोविड-19 के बाद, क्योंकि इसके प्रतिरक्षा बढ़ाने, एंटीवायरल और तनाव कम करने वाले गुणों में वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी है। गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि पौधा है जो भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके जड़, तनाव और संपूर्ण पौधे में एल्कलॉइड, एस्टेरॉइड और ग्लाइकोसाइड जैसे जैव सक्रिय यौगिक होते हैं। यह बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में उगाया जाता है। संस्कृत में इसे अमृता कहा जाता है, जिसका अर्थ है अमरता देने वाली जड़ी बूटी। यह मधुमेह, सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव, लीवर और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में लाभकारी मानी जाती है। पंचायती राज मंत्रालय 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सशक्त पंचायती नेत्री अभियान लॉन्च करेगा। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में 1200 महिलाएं पंचायत प्रतिनिधित्व के तौर पर शामिल होंगी। इस अभियान का मकसद महिलाओं के नेतृत्व कौशल, निर्णायक क्षमता और स्थानीय शासन में भूमिका को मजबूत करेगा। इस दौरान महिला को सम्मानित किया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल और लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए गाइड भी जारी की जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन जैसे विषयों पर पैनल चर्चा होगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी शक्ति विजन के अनुरूप है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने चंद्रमा के मारे क्रिसियम क्षेत्र के पास ब्लू घोस्ट यान को सफलतापूर्वक लैंड कराया। यह उनकी पहली सफल चंद्र लैंडिंग है, जिसमें 10 वैज्ञानिक उपकरण हैं। फायरफ्लाई इंट्यूटिव मशीन्स के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाली दूसरी निजी कंपनी बन गई है। यह यान पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर 28 लाख मील की यात्रा करके पहुंचा है। यह उपलब्धि नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम के तहत मिली है, जिसमें $10 करोड़ से अधिक का समर्थन दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक 5 देश यानी सोवियत संघ, अमेरिका, चीन, भारत और जापान चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। अंगोला में हैजा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जनवरी से अब तक 5600 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। देश के 21 में से 13 प्रांतों में हैजा के मामले सामने आए हैं। यह प्रकोप राजधानी लुआंडा प्रांत से शुरू हुआ, जहां सबसे ज्यादा मामले हैं। WHO के अनुसार हैजा एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो वेब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलती है। यह दूषित पानी और भोजन के सेवन से होती है और तेजी से डायरिया यानी दस्त और डिहाइड्रेशन का कारण बनती है। सुरक्षित पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हैजा रोकने के लिए जरूरी है। फ्रांस अधिकृत क्षेत्र ला रियूनियन में शुक्रवार को साइक्लोन गारेंस से कम 4 लोगों की मौत हो गई। तूफान ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचाई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इसे गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान का दर्जा दिया गया था। लोगों को सतर्क रहने और यात्रा कम करने की सलाह दी गई है। ला रियूनियन द्वीप हिंद महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी द्वीप है जो मेडागास्कर से 680 किलोमीटर और मॉरिशस से 180 किलोमीटर दूर है। इसका क्षेत्रफल 2511 वर्ग किलोमीटर है और यह मस्कारेन द्वीप समूह का हिस्सा है। यह एक ज्वालामुखीय द्वीप है जिसकी राजधानी सेंट डेनिस है। आइए एक नजर डालते हैं आज के बनने वाले प्रश्नों पर। साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत साइट्स में शामिल है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से अबाध्यकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थगन नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 1,
केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां पेश की गई हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? आइए अब नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में पूछे गए प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे, माधवीपुरी बुच, अजय त्यागी, सिद्धार्थ मोहंती? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी तुहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न था, कुंडी पद निरूपित करता है एक पारंपरिक जल संचयन प्रणाली, एक अनाज संचयन प्रणाली, हवन के लिए तैयार की गई वेदी या फिर प्राचीन भारत में खेती की एक पद्धति? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी एक पारंपरिक जल संचयन प्रणाली। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।